यह कहानी है यूक्रेन में रहने वाले निकोलाई की, जिसकी वाइफ को रशियन आर्मी के कुछ लोग मार देते हैं और अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए निकोलाई यूक्रेन आर्मी में भर्ती होकर एक स्नाइपर बनता है और रशियन आर्मी को मारकर अपनी वाइफ की मौत का बदला लेता है। तो मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक घर जहां निकोलाई अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहता है। उसके घर से थोड़ा दूर ही एक स्कूल है जहां वह फिजिक्स पढ़ाता है। उसकी वाइफ को पेंटिंग्स का बहुत शौक है, इसलिए वह अकेली जब भी बोर होती है तो कुछ पेंटिंग्स ड्राइंग करने लगती है। एक दिन वह खुद से बनाया हुआ लकड़ी का क्राफ्ट निकोलाई को गिफ्ट करती है। निकोलाई अपनी वाइफ से वादा करता है कि मैं इस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखूंगा। इसके साथ निकोलाई को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और यह सुनकर निकोलाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन निकोलाई अपनी वाइफ को बाय कहकर स्कूल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे आर्मी के दो जवान दिखते हैं जो कि उसे घूर कर देख रहे थे। इससे पहले कभी भी उसने यहाँ आर्मी के जवानों को नहीं देखा था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए निकोलाई सीधे अपने स्कूल चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसी बीच निकोलाई की नजर एक टीवी पर पड़ती है जिसमें रशिया के यूक्रेन पर हमले की न्यूज दिखाई जा रही थी। उस न्यूज में यूक्रेन के उस शहर को दिखाया जा रहा था जिसके नजदीक उसका घर भी था। निकोलाई अब समझ जाता है कि जिन आर्मी के जवानों को उसने सुबह आते हुए देखा वह रशियन आर्मी के ही थे, इसलिए निकोलाई अब जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। अपने घर पहुंचकर वह देखता है कि रशियन आर्मी के वह जवान उसके घर पर पहुंचकर उसकी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। निकोलाई उन जवानों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके देखते ही देखते रशियन आर्मी के वह जवान उसकी वाइफ पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। इसके बाद वह जवान निकोलाई के घर को आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। निकोलाई अभी भी अपनी वाइफ की मौत के गम में था। तभी वहाँ पर दो यूक्रेनी सैनिक आते हैं। निकोलाई उन सैनिकों को सारी बात बताता है। वह अपने घर के अंदर आता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन तभी उसे अपनी वाइफ का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है जो कि एक लकड़ी का क्राफ्ट था। निकोलाई उस क्राफ्ट को अपने पास संभाल कर रख लेता है। वह यूक्रेनी सैनिक अब निकोलाई की वाइफ को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। अपनी वाइफ को खोने के बाद निकोलाई उन जवानों की गाड़ी में बैठकर उनकी बेस पर आ जाता है, जहां पर उनका ब्रिगेडियर उन सैनिकों से कहता है कि आखिर तुम इस इंसान को अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। इसी बीच निकोलाई उस ब्रिगेडियर के पास आकर उससे कहता है कि मेरी वाइफ को जिन रशियंस ने मारा है मैं भी उन्हें मारना चाहता हूँ, आप मुझे भी अपनी आर्मी में भर्ती कर लें। वह ब्रिगेडियर भी जानता था कि इस जंग की वजह से उनके पास अब कम ही सैनिक बचे हैं, इसलिए वह निकोलाई को अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। निकोलाई की ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। ब्रिगेडियर उसे गन को असेंबल और डिसेंबल करना सिखाता है, लेकिन बाकी जवानों के मुकाबले निकोलाई गन को असेंबल और डिसेंबल करने में बहुत ज्यादा समय लगाता और यह देखकर वह ब्रिगेडियर निकोलाई से कहता है कि तुम शायद ही इस ट्रेनिंग को पास कर पाओ, तुम्हें आर्मी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन निकोलाई भी हार मानने वाला नहीं था। वह ट्रेनिंग में अपनी जी जान लगा देता है। जब सभी आराम कर रहे होते थे तब वह गन को असेंबल और डिसेंबल करना सीखने लगा। निकोलाई और बाकी जवानों की ट्रेनिंग बस पूरी होने वाली ही थी कि तभी उनका ब्रिगेडियर उनसे कहता है कि जंग की वजह से हमारे पास सिर्फ कुछ ही स्नाइपर बचे हैं, क्या तुम में से कोई है जो स्नाइपर बनना चाहता है। इसी बीच कुछ जवान स्नाइपर की ट्रेनिंग लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनमें निकोलाई भी शामिल था, लेकिन वह ब्रिगेडियर निकोलाई को स्नाइपर ट्रेनिंग करने के लिए मना करता है। निकोलाई ब्रिगेडियर से कहता है कि मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए, और ब्रिगेडियर उसे वह मौका दे देता है। ब्रिगेडियर निकोलाई को एक गन को 20 सेकंड में असेंबल और डिसेंबल करने के लिए कहता है। सभी जवान यह समझ रहे थे कि निकोलाई इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा और सभी उस पर हंसने लग गए। निकोलाई उस गन को सिर्फ 18 सेकंड में असेंबल और डिसेंबल कर देता है, जिसे देखकर ब्रिगेडियर और बाकी सभी जवान हैरान हो जाते हैं। वह सभी जो उस पर पहले हंस रहे थे अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। निकोलाई अपने ब्रिगेडियर को उसका नाम रेवन रखने के लिए कहता है, जो कि एक कोड नेम की तरह था, लेकिन इस कोड नेम को पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अब निकोलाई के स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके साथ कुछ और जवान भी स्नाइपर की ट्रेनिंग ले रहे थे। जब उन्हें ट्रेनिंग के लिए स्नाइपर दी जा रही थी तब उन स्नाइपर को दे रहा ऑफिसर निकोलाई को एक पुरानी स्नाइपर देता है और बाकी सभी को नई स्नाइपर्स।
निकोलाई चुपचाप उस स्नाइपर को अपने पास रख लेता है। स्नाइपर बनने की उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ऑफिसर सबसे पहले यह चेक करता है कि कौन कौन है जो स्नाइपर बनने के काबिल है, और जो जवान काबिल हैं वह उन्हें अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाने का पूरा मौका देता है। भले ही निकोलाई को पुरानी स्नाइपर मिली थी, लेकिन वह उस स्नाइपर से काफी अच्छे निशाने लगाता है, जिसे देखकर उसका ट्रेनिंग ऑफिसर भी हैरान हो जाता है। और काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब वह दिन आ ही जाता है जब निकोलाई एक स्नाइपर बन जाता है। उसी दिन उसके ब्रिगेडियर को खबर मिलती है कि रशियन आर्मी ने उनकी एक पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया है, और उस पोस्ट को वापस लेने के लिए ब्रिगेडियर निकोलाई और बाकी स्नाइपर्स को साथ में लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसके ऑर्डर मिलते ही सभी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सभी रशियन सोल्जर अब उनके निशाने पर थे। इसी बीच वह देखते हैं कि आम नागरिक जो गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन से होते हुए जा रहे थे, उन्हें रशियन आर्मी के सोल्जर परेशान करने लगते हैं। तभी ब्रिगेडियर अपने स्नाइपर्स को उन रशियन सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए कहते हैं। सभी स्नाइपर्स अपने सटीक निशाने से उन रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। ब्रिगेडियर भी अब निकोलाई को उसके फर्स्ट मिशन को कंप्लीट करने पर बधाई देता है। ब्रिगेडियर अब निकोलाई को उसका कोड नेम दे देता है, जो कि था रे-1, यानी कि अब सभी निकोलाई को रे-1 कह के पुकारने लगे। रात को जब निकोलाई अपने बेड पर लेटा था, वह अपनी वाइफ की आखिरी निशानी को देखता है। निकोलाई अभी भी अपनी वाइफ को मारने वाले उन रशियन सोल्जर्स को नहीं ढूंढ पाया था। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका साथी जो उसी की तरह एक मिशन पर गया था, वह रूसी स्नाइपर्स के द्वारा मारा गया है। इसकी वजह से निकोलाई का दिल थोड़ा टूट जाता है। अगले ही दिन ब्रिगेडियर रे-1 और अपने कुछ जवानों को साथ लेकर अगले मिशन पर चला जाता है, जहां रे-1 को वह रूसी सोल्जर दिख जाते हैं जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था, और उन जवानों को देखकर रे-1 उन्हें अपने निशाने पर ले लेता है। वह ब्रिगेडियर से उन जवानों पर फायर करने की परमिशन मांगने लगता है, लेकिन ब्रिगेडियर उसे अभी फायर करने से मना करता है। उन कातिलों को अपने सामने देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए रे-1 अब ब्रिगेडियर के मना करने पर भी उन रूसी सोल्जर्स पर फायर कर देता है। इसकी वजह से एक सोल्जर तो मर जाता है, लेकिन दूसरा रूसी सोल्जर अपने नजदीक के स्नाइपर को उस लोकेशन के बारे में बता देता है जहां से उन पर फायर हुआ था। एक रशियन स्नाइपर जो वहीं नजदीक में छिपकर बैठा था, वह ब्रिगेडियर की लोकेशन को देख लेता है और ब्रिगेडियर पर फायर करके उसे मार देता है। इसी बीच रशियन आर्मी भी वहां आकर गोलीबारी शुरू कर देती है। रे-1 उस फायरिंग में बच जाता है, लेकिन ब्रिगेडियर तो रे-1 की एक छोटी सी गलती से मर गया। रे-1 भी अब जानता था कि ब्रिगेडियर मेरी ही गलती से मरा है, और मैं अब उस स्नाइपर को ढूंढकर जरूर मारूंगा। और अपने ब्रिगेडियर की मौत का बदला लेने के लिए रे-1 इसी हफ्ते कई रशियन स्नाइपर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। रे-1 के इसी जज्बे को देखकर उसे आर्मी के हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। वहाँ पर वह एक मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ पर बहुत सारे स्नाइपर्स इकट्ठा हुए थे। यूक्रेनी आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर उन सभी स्नाइपर्स को एक रशियन स्नाइपर के बारे में बताता है, जिसका नाम सिरी है। दरअसल सिरी रशियन आर्मी का एक मशहूर स्नाइपर है, जो हमारे 5 स्नाइपर और 3 मशीन गनर को मार चुका है। सिरी के पास जो स्नाइपर है वह बड़े दूर से निशाना लगा सकती है, और उसका निशाना अगर लग गया तो समझो मौत पक्की है। जैसा कि हमें पता चला है, रशियन आर्मी ने बॉर्डर के नजदीक एक केमिकल प्लांट पर अपना कंट्रोल कर लिया है। रशियन जानते हैं कि हम कभी भी उस केमिकल प्लांट पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्लांट में क्लोरीन के बड़े बड़े सिलेंडर हैं। अगर वह फट गए तो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि हमें यह पता चल चुका है कि वहाँ पर 2 स्नाइपर और एक मशीन गनर है, लेकिन वह इस प्लांट पर कहाँ है यह हमें ढूंढना होगा। वह ऑफिसर उन सभी स्नाइपर्स को अपने प्लान के बारे में बताता है। वह उनसे कहता है कि यह केमिकल प्लांट बहुत बड़ा है, इसलिए हमें उस प्लांट के अंदर जाकर उन रशियन स्नाइपर्स को ढूंढना होगा। इसी केमिकल प्लांट में वह रशियन स्नाइपर सिरी भी छिपा हुआ है, लेकिन इस बार हम सिरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह ऑफिसर रे-1 को उस केमिकल प्लांट के अंदर जाकर उन रशियन स्नाइपर को ढूंढने का जिम्मा सौंपता है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी यूक्रेनी सोल्जर उस केमिकल प्लांट के नजदीक पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। जो रशियन सोल्जर वहां निगरानी रख रहे थे, उन पर यूक्रेनी स्नाइपर्स अपना निशाना पॉइंट कर लेते हैं। इधर रे-1 भी इस मिशन को पूरा करने के लिए उस केमिकल प्लांट के अंदर पहुंच जाता है, और वहां पहुंचते ही वह बिना डरे वहां पहरा दे रहे रशियन सोल्जर्स को अपनी गन से शूट कर देता है। रे-1 के
इशारा मिलते ही वह यूक्रेनी ऑफिसर अपने स्नाइपर्स को उन रशियन सोल्जर्स को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और पलक झपकते ही सभी रशियन सोल्जर यूक्रेनी स्नाइपर्स का निशाना बन जाते हैं। वह यूक्रेनी ऑफिसर एक बड़ी मशीन गन से उस केमिकल प्लांट पर फायरिंग करता है, जिससे कि उन्हें उस प्लांट में छिपे एक स्नाइपर का पता लग जाता है। वह ऑफिसर जल्दी से उस रूसी स्नाइपर की लोकेशन रेवन को बता देता है और रेवन अपनी स्नाइपर से उस रूसी स्नाइपर को मार देता है। उसी केमिकल प्लांट में सेरी भी छिपा हुआ था, जो कि वहाँ पर पहरा दे रहे सोल्जर और अपने स्नाइपर से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे एक स्नाइपर और रूसी सोल्जर्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सेरी जल्दी से अपने स्नाइपर के पास जाता है और जब वह देखता है कि इस स्नाइपर को किसी ने शूट कर दिया है, वह जल्दी से अपने हेडक्वार्टर को इसके बारे में बताता है। हेडक्वार्टर में बैठा रूसी ऑफिसर सीरी से कहता है कि बैकअप टीम 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। उस केमिकल प्लांट में अब सिर्फ 2 ही स्नाइपर बचे थे। सीरी अपने स्नाइपर साथी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। वैसे रेवन उन स्नाइपर्स को ढूंढता हुआ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां रूसी स्नाइपर छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद सीरी भी अपनी स्नाइपर गन के पास आकर अपनी पोजीशन ले लेता है। सीरी नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। सीरी की नजर जैसे ही उसके सामने रखे क्राफ्ट पर पड़ती है, तभी रेवन उस पर तेज धार चाकू से हमला करके उसे मार देता है। रेवन ने सीरी को मारकर अपने ब्रिगेडियर की मौत का बदला ले लेता है, लेकिन अभी भी एक स्नाइपर जिंदा था, जिसे रेवन एक बॉम्ब से उड़ा देता है। सभी रूसी स्नाइपर और रूसी सोल्जर जो उस केमिकल प्लांट में थे, वह सभी अब मारे जा चुके हैं। इसी बीच रूसी बैकअप टीम वहां पर पहुंच जाती है, जिन्हें की यूक्रेनी स्नाइपर बड़ी आसानी से शूट कर देते हैं। इस जीत के बाद रेवन अपने पुराने घर आता है, जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था। रेवन अपनी वाइफ की कब्र के पास आकर उसे याद करने लगता है। वो उससे वादा करता है कि मैं हमेशा अपने देश के दुश्मनों को मारता रहूंगा, और यह कहकर रेवन अपने अगले मिशन को पूरा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।